नमस्कार। बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम बताएंगे कि आज तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच बातचीत क्या हुई। आपको बता दें कि आज तेजस्वी यादव कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने आए थे और राहुल गांधी को 3 बजे अहमदाबाद पहुंचना था। ये मैं आपको एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, लेकिन राहुल गांधी ने अहमदाबाद जाने में थोड़ी देर कर दी क्योंकि वो तेजस्वी यादव से मिलना चाहते थे। अब आप समझ लीजिए कि जब राहुल गांधी रुक गए, तेजस्वी यादव से मिलना चाह रहे थे, इसका मतलब है कि राहुल गांधी तेजस्वी यादव को अच्छा खासा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। राहुल गांधी का रुख सकारात्मक। ऐसे में जब इन तमाम नेताओं की मीटिंग हुई जिसमें राहुल गांधी मौजूद थे, मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद थे, कृष्णा लावरू मौजूद थे, राजेश राम मौजूद थे, तेजस्वी यादव के साथ मनोज झा थे, संजय यादव थे, और आप समझ लीजिए कि तकरीबन 1 घंटे की मीटिंग चली। और उसके बाद प्रेस से मुखातिब होते हुए राजेश राम ने बहुत तरह की बात कही। उसमें कहा कि अलग अलग दिन हम बैठेंगे और सब कुछ तय कर लेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि अंदर 1 घंटे की मीटिंग क्या हुई और उस मीटिंग में क्या क्या चर्चा हुई, ये सारी बात हम आपको बताने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव का कंसर्न क्या था, राहुल गांधी का कंसर्न क्या था, मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या बोला, और फिर मनोज झा, संजय यादव ने उसके बाद क्या कुछ कहा, ये सारी बातें हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे कि दरअसल सबसे बड़ा कंसर्न राहुल गांधी का क्या था और उसमें तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा, और उसके बाद आगे किस तरीके से बातचीत जारी रहेगी। क्योंकि आपको बता दें कि कल जब कांग्रेस के यशवंत कुमार ने यह सवाल उठा दिया कि तेजस्वी यादव सीएम नहीं होंगे, राजेश राम सीएम होंगे, और उसके बाद तेजस्वी यादव को लगा कि 17 तारीख की मीटिंग जो महागठबंधन के तमाम घटक दलों के बीच में होनी है, उससे पहले एक बार कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से मिलना बहुत जरूरी है, और जब तक उनसे मुलाकात नहीं होगी तब तक 17 की मीटिंग में बैठने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। दरअसल तेजस्वी यादव ये समझना चाहते थे कि कांग्रेस के दिमाग में चल क्या रहा है, और शीर्ष नेतृत्व से मिलने के बाद इस सब पर पर्दा हट जाएगा। हम पर्दा हटाएंगे, हम आपको बताएंगे कि आखिरकार क्या बात हुई। आप बने रहिए हमारे साथ, लेकिन पहले आपको सुनाते हैं कि मीटिंग के बाद नेताओं ने क्या कुछ कहा, तेजस्वी यादव ने क्या कहा, राजेश राम ने क्या कहा, और उसके बाद हम शुरू करेंगे चर्चा। और चर्चा में मीटिंग की खासियत, मीटिंग के मुद्दे, किसने क्या कहा, वो हर बात आपको बताएंगे। और हम लोगों की क्या स्ट्रैटेजी है वो तो मीडिया में हम लोग बताते नहीं हैं, लेकिन हम लोगों की पूरी तैयारी है और हम लोगों का पूरा मजबूती के साथ बिहार को आगे ले जाने का संकल्प है। 20 साल से जो सरकार चल रही है और 11 साल एनडीए की मोदी जी प्रधानमंत्री हैं देश भर के, बिहार को जिस हिसाब से सौतेला व्यवहार किया गया, इनके 20 साल के राज में भी बिहार सबसे गरीब, प्रति आय व्यक्ति सबसे कम, किसानों का आय सबसे कम, पलायन सबसे ज़्यादा बिहार में है। और हम सब लोग जो है मुद्दे के आधार पर जो है चुनाव लड़ना चाहते हैं। हम लोग विपक्ष में हैं और आप सब लोगों को पता है कि जिस हिसाब से हम सब लोगों का एक कर्तव्य बनता है कि सरकार की खामियों को उजागर हम लोग करें, वो हम लोग जनता के बीच भी जाएंगे और सारी चीज़ों को रखेंगे। कोई तेजस्वी चेहरा होंगे, कोई आप पता नहीं आप लोग क्यों चिंतित रहते हैं चेहरे की। आज का जो मीटिंग था काफी सशक्त और एकजुटता होते हुए हम लोग एनडीए सरकार से मिल करके पूरी ताकत से लड़ेंगे, मिल जाएगी। तेजस्वी सीएम का चेहरा होंगे गठबंधन के? देखिए ऐसा है कि जैसे कि मैंने कहा कि हम लोग अलग अलग तिथि पर बैठ के, चूंकि हम लोग 5 पार्टनर हैं, उस पर हम लोग सारे पॉइंट पर विमर्श किए हैं
और उस पॉइंट पर टाइम टू टाइम बैठेंगे और बैठने के बाद जैसे जैसे निर्णय होगा हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। सहमति बन गई है आशीष जी, ऐलान जब भी हो सहमति बन गई है। देखिए ऐसा है कि आगे के लिए प्रभारी जी बताइए। कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल जी, आरजेडी के नेता तेजस्वी जी और हम सब के साथ अच्छी मीटिंग हुई। बिहार में आने वाले दिनों में कैसे आगे बढ़ना है इस पे विस्तार से चर्चा हुई। 17 तारीख को पटना में मीटिंग है, उसमें आगे की जो रणनीति है उसके बारे में कैसे बढ़ना है उस पर चर्चा होगी। कांग्रेस कितनी सीटें लड़ेगी? आज की बैठक शुरुआत थी, अगर सारी चीजें आज ही हो पाती तो हम आपको जरूर बताते। 17 को पटना में दूसरी मीटिंग है, उसमें ये काम जो आज शुरू हुआ है उसको सारे दलों से मिलकर कंबाइंड कंसेंसस बनाकर रणनीति बनाकर हम आगे बिहार में बढ़ेंगे। धन्यवाद। चलिए, तो आपने सुना किस तरीके से कृष्णा अल्लावरू बात कर रहे हैं, राजेश राम बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव इस क्वेश्चन को इवेट करते हुए नजर आए, स्किप करते नजर आए कि आप लोग सीएम के चेहरे को लेकर के क्यों ज़्यादा चिंतित हैं। पर सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है, और इस मुद्दे पर आखिरकार क्या कुछ हुआ ये हम आपको बताने जा रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुछ मेहमान जिनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ इंद्रभूषण जी जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका स्वागत है। हमारे साथ संजीव पांडे जी जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और रामबंधु वत्स जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। इंद्रभूषण जी, सीधा मैं आपके पास आना चाहूँगा, मीटिंग की कुछ जानकारी दे पाएँ आप? मीटिंग में जो सबका एक ही मुद्दे पर सवाल था, सब लोग लगे हुए थे कि बिहार का अगला सीएम फेस कौन होगा। उसमें कोई भी निर्णय नहीं हो पाया, यानी कि इस बार 2020 वाली स्थिति नहीं है। 2020 में राजद के लोग दबाव बना के, लालू जी दबाव बना के बेटा का नाम आगे कर लिए थे। इस बार लालू जी और लालू परिवार का दबाव नहीं काम कर रहा अब तक, इससे यही साबित हुआ। फिर वो अल्लावरू जी ने कहा कि फिर 17 को बैठक होगी। अब देखिए आगे क्या। ठीक है, ये तय है कि सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है, आरजेडी का नेता तेजस्वी है, तेजस्वी सीएम बनेंगे। लेकिन जब तक कांग्रेस अपने तरफ से नहीं कह दे कि हाँ तेजस्वी ही महागठबंधन के सीएम फेस होंगे, तब तक तो वह इस पर सवाल होता ही रहेगा। और आज की मीटिंग के बाद भी जब इस सवाल का उत्तर नहीं आया, यानी कि आप यही समझिए कि अभी भी कांग्रेस राजद पर दबाव बनाने में कामयाब रही नहीं। दबाव बनाने में कामयाब रही है, लेकिन कांग्रेस चाह क्या रही है? मेरी जो जानकारी है, कांग्रेस दो बात प्रमुखता से चाह रही है कि आरजेडी कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को पूरे तरीके से अकोमोडेट करे। मतलब इस पे जो उसके मन में विभेद है और जिस तरह की वैमनस्यता है उसको दूर करे। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब एआईसीसी की मीटिंग हो रही थी तो बिहार से बोलने वाले में कन्हैया कुमार सबसे आगे थे, राजेश राम ने भी बात की और पप्पू यादव अगली पंक्ति में बैठे थे। जहां तक आपको बताएं, रहने वालों में तो जहां आईटीसी नर्मदा में तमाम कांग्रेसी रुके हुए थे, बड़े नेता रुके हुए थे, वहीं पप्पू यादव भी रुके हुए थे। और आप सुन रहे होंगे कि पप्पू यादव बिहार पहुंचते हैं और किस तरह का बयान लगातार दे रहे हैं। तो दरअसल कांग्रेस अंदर से इस बात को लेकर के तैयार है कि आप सीएम का चेहरा बनिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें रेस्पेक्टेबल सीट, मनचाही सीटें और पप्पू और कन्हैया कुमार को अकोमोडेट करना सीखिए। ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे, हमारी तरफ से प्रचार करेंगे, हमारे नेता रहेंगे। इस पर आपका कोई भी इंटरवेंशन नहीं चलेगा। अब हम आपके सम्मानित घटक दल हैं, हम आपके पिछलग्गू नहीं हैं। क्या कहते हैं आप? देखिए, लालू जी कई बार कह चुके हैं, जब तक अखिलेश जी यहाँ के अध्यक्ष थे तो लालू जी ने 5-7 बार उनको कह दिया कि इस बार तुमको 35 से 40 सीट से ज्यादा नहीं देंगे। यही मैसेज अभी चल रहा था। इसी हिसाब से वो जो पुराने मोहन प्रकाश जी प्रभारी थे वो भी यही बात कह रहे थे। तो ये पूरी टीम चेंज की गई। क्यों चेंज की गई? अल्लावरू जी आए, राजेश जी आए, पूरी टीम चेंज हुई। इसलिए चेंज हुई कि कांग्रेस चाहती है कि बिहार में उसको एक सम्मानजनक सीट मिले। पिछली बार उनको 70 सीटें मिली थी, कम से कम उतनी भी जरूर मिले
दूसरा, आप समझिए, जब वो पूरे बिहार में अभी युवा कांग्रेस ने रैली किया कन्हैया को आगे करके, तो राहुल जी बेगूसराय में क्यों गए? ये आपको समझना ही चाहिए कि भाई वो चाह रहे हैं कि कन्हैया को प्रमुखता मिले। पप्पू यादव लगातार तेजस्वी के सीएम फेस पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। पप्पू यादव को हराने के लिए तेजस्वी जी वहां बैठे पूर्णिया में, फिर भी वो नहीं आ रहे। तो कहीं ना कहीं तो जो आप बोल रहे हैं वो बात सही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन देखिए, तेजस्वी के सीएम फेस से कांग्रेस को आपत्ति नहीं है। कांग्रेस को 70 सीट चाहिए और कांग्रेस को अब वो बड़ा छोटा भाई नहीं चाहिए, बराबरी का भाग चाहिए, पूरी सम्मान चाहिए। सिस्टम में आपको रहना पड़ेगा। अब कांग्रेस दिल्ली में अभी 100 सीट के आसपास है, तो वो उसी हिसाब से सोच रही है कि 2029 के चुनाव में राजद उसको सम्मानजनक सीट दे, लोकसभा में भी उसकी तैयारी अभी से हो रही है। उसी हिसाब से कांग्रेस राजद को तोड़ गई। चलिए, हमारे साथ संजीव पांडे जी भी जुड़े हैं। संजीव पांडे जी, आपका स्वागत है। सीधा सवाल है, आप इस मीटिंग को किस तरीके से देख रहे हैं? अब कांग्रेस डिफेंसिव तो नहीं दिखाई पड़ रही, कांग्रेस अभी भी दबाव बनाए हुई है। हमारी जानकारी में तेजस्वी यादव 17 से पहले जब महागठबंधन की बैठक होनी है, उससे पहले आए थे कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से मिलने कि उनसे बात करके उनके मूड को टटोला जाए, भांपा जाए और तभी 17 की मीटिंग की जाए। अब इस मीटिंग के बाद आप क्या निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि क्या कांग्रेस अभी भी आक्रामक खेल रही है, दबाव बनाई हुई है, अपनी बात पर अड़ी हुई है और अब कांग्रेस रिस्पेक्टेबल पोजीशनिंग चाहती है बिहार में और ये अब आरजेडी को मानना पड़ेगा? कैसे देख रहे हैं आप? अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। कांग्रेस और आरजेडी दोनों की मजबूरी है कि इकट्ठे रहें। और बिहार में कांग्रेस की जो सबसे बड़ी समस्या ये है कि बिहार में कांग्रेस के पास ढांचा नहीं है, कांग्रेस के पास ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप नहीं है और 1990 के बाद से कांग्रेस वहां पे सत्ता में नहीं है। तो कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये नहीं है कि आरजेडी से गठबंधन कैसे होगा, आरजेडी से गठबंधन के बाद कितनी सीटें मिलेगी, और कांग्रेस कहीं भी मुख्यमंत्री के पद की रेस में नहीं है। कांग्रेस के लिए प्राथमिक चुनौती ये है कि कार्यकर्ता जो है निचले लेवल पे कांग्रेस के साथ जुड़े, कांग्रेस का ढांचा खड़ा हो, ब्लॉक लेवल पे खड़ा हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खड़ा हो। और बहुत सारे जिलों में कांग्रेस के ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल की यूनिट ही लगभग कायम है। तो मेरा ये मानना है, तेजस्वी यादव की कंपल्सन को भी समझिए। तेजस्वी यादव को ये पता है कि जिस ढंग से 2024 के पार्लियामेंट के चुनाव में बीजेपी का उभार रुका था, लेकिन उसके बाद जिस ढंग से दिल्ली में और महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत हुई है, तो तेजस्वी यादव भी जानते हैं कि वो अकेले भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के गठबंधन से फाइट करने की स्थिति में नहीं है। तो उनको भी एक राष्ट्रीय पार्टी का सहयोग चाहिए। तो दूसरा, जो जांच एजेंसियों का जो प्रेशर है तेजस्वी यादव के ऊपर, तो कहीं ना कहीं वो भी अंडर प्रेशर, कांग्रेस से ज्यादा अंडर प्रेशर बीजेपी से है और ऐसे में उनको भी कांग्रेस का सहयोग चाहिए। तो मुझे लगता है कि गठबंधन होगा और गठबंधन बहुत आसानी से हो जाएगा। कहीं कोई इनका कोई बहुत ज्यादा विवाद नहीं है और कांग्रेस इस जमीन को जानती है, कोई मुख्यमंत्री बनाने की स्थिति में राज्य के अंदर नहीं है। सम्मानजनक स्थिति से सीटों के बंटवारे को लेकर हो सकता है और कांग्रेस उसी सीट के बंटवारे के बेस पे जो अभी जो कांग्रेस की नई रणनीति है कि निचले ढांचे को खड़ा किया जाए। हालांकि कांग्रेस के पास जो सबसे बड़ी समस्या बिहार के अंदर है कि कांग्रेस जो है इम्पोर्टेड जो आयातित नेताओं के बल पे ही काम कर रही है। पहले भी उनके पास जो लीडरशिप थे, अखिलेश सिंह आयातित थे, वो आरजेडी से थे। अभी जो क्या कहा जाता है कन्हैया कुमार और पप्पू यादव, ये भी दोनों आयातित है। एक वामपंथ से आए हैं और एक तो जनता दल बैकग्राउंड के ही हैं पप्पू यादव। हाँ, दिलकेश्वर राम के जो बेटे जो राजेश राम जो अध्यक्ष बने हैं, वो परंपरागत कांग्रेसी परिवार से हैं और कांग्रेस ने दलित समाज का जो एक बड़ा तबका है, जो खास करके रविदास समाज, उसको एक मैसेज दिया है राजेश राम को अध्यक्ष बना के। तो कांग्रेस अपने हिसाब से एक वोट बैंक, अपने एक ढांचा को खड़ा करके एक सम्मानजनक सीटों को हासिल करना, हमें लगता है वो बात बिल्कुल सम्मानजनक सीट कांग्रेस हासिल करना चाहती है। रामबंधु वत्स जी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। सम्मानजनक सीट कांग्रेस को चाहिए, वो बात सही है, पर मामला फंस कहाँ रहा है? मेरी जानकारी में मामला फंस रहा पप्पू यादव को लेकर के ज्यादा और कन्हैया कुमार को लेकर के कम।
मेरी जानकारी में मामला फंस रहा है सीटों को लेकर के, सीट की संख्या क्या होनी चाहिए, सीटों के चॉइस को लेकर के कि कौन कौन सी सीटें होनी चाहिए। दूसरा, हमें इंडिपेंडेंट राजनीति करने दीजिए। अगर हम पप्पू को आगे बढ़ा रहे हैं तो आरजेडी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर हम कन्हैया को आगे बढ़ा रहे हैं, ये दोनों हमारे नेता हैं। और दरअसल आप हैरान होंगे, जब राहुल गांधी ने एआईसीसी की मीटिंग में कहा कि हमने ओबीसी को छोड़ दिया या ओबीसी हमें छोड़ दिया और तब हम सत्ता से दूर हो गए, ओबीसी के बगैर हम कैसे राजनीति कर सकते हैं। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि पप्पू यादव पहली पंक्ति में बैठे हुए थे, रह रहे थे वहीं जहां पर तमाम कांग्रेसी दिग्गज रह रहे थे, आईटीसी नर्मदा में। मतलब एआईसीसी की मीटिंग में पप्पू को जबरदस्त तरजीह मिली ओबीसी चेहरे के रूप में। ऐसे में सवाल उठता राम बंधु बस जी कि कांग्रेस दबाव बनाई हुई है, मेरी बात मानो तब तुम्हें सीएम का उम्मीदवार मानेंगे, नहीं तो क्यों मानेंगे। जी निश्चित तौर पे इस बार कांग्रेस अपने हिस्से की राजनीति करना चाहती है। वो महागठबंधन में रह करके और राजद के बी टीम के रूप में अब तक जिस तरीके से चुनाव लड़ना चाहती है उससे तो काफी उभर चुकी है। जिस तरीके से अभी मतभेद महागठबंधन के अंदर राजद और कांग्रेस में है, आप इससे पहले विधानसभा चुनाव में नहीं देखे होंगे, तो काफी हद तक वो उस छवि से उभर गई है। और जब तक तेजस्वी यादव सीएम होंगे इस पे कांग्रेस की सहमति नहीं होती है, विधिवत मीडिया में सार्वजनिक तौर पे कांग्रेस के नेता ऐसा नहीं कहते हैं, तब तक ये मानना चाहिए कि पेच फंसा हुआ है, अभी गुत्थी उलझी नहीं है। क्योंकि तेजस्वी यादव, आप देखिए कि कुछ दिनों पहले तेजस्वी यादव प्रचार करने गए तो अपने आप को मुख्यमंत्री का चेहरा बताने लगे। ऐसा पहले नहीं हुआ था। पहले तो तेजस्वी यादव को लेकर के या महागठबंधन में सीएम को लेकर के कहीं से कोई संशय नहीं था। तो और कांग्रेस का कोई नेता मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के कोई बयान दे नहीं रहा है। तो निश्चित तौर पे कांग्रेस अपने हिस्से की राजनीति करना चाहती है और कांग्रेस सभी शर्तों को मनवाएगी, जैसे कि कौन से नेता सक्रिय हों, कहां सीट मिले, कितनी सीटें मिले। जिस तरीके से कांग्रेस को आरजेडी हैंडल करती थी, अब वो कांग्रेस अपने हिस्से की राजनीति करना चाहती है। और एक बात और समझने वाली है कि कांग्रेस अब उस डर से निकल चुकी है कि अगर वो महागठबंधन से बाहर जाके चुनाव लड़ती है तो क्या होगा, चुनाव परिणाम क्या होगा, इस डर से कांग्रेस उबर चुकी है। इसीलिए कांग्रेस, आप देखिए कि अभी जो भी बयान आया, कृष्णा लावरू जी ने बोला कि सभी घटक दलों से मीटिंग होगी। यानी ऐसा नहीं है कि ये जो मीटिंग है वो केवल आरजेडी से कर रही है। कांग्रेस अब इस स्थिति में आ चुकी है कि महागठबंधन में आरजेडी के अतिरिक्त जो भी घटक दल हैं उनसे भी बात कर रही है। तो बिल्कुल वो परजीवी छोड़ करके, अब आप जो बोलते थे कि परजीवी छोड़ के सहजीवी हो गए हैं, निश्चित तौर पे कांग्रेस का जो रवैया है, जो तेवर है, वो एक सहजीवी की तरह हो चुका है। और ये शुरू पिछले 6-7 महीने से देखिए कि जैसे ही राहुल गांधी जब भी पहले आते थे तो जातिगत आरक्षण, जो जातिगत जनगणना हुआ, जो कि आरजेडी का मुद्दा रहा, इसी पे वो बयान दिया करते थे। तो आरजेडी के मुद्दों पे जो हमला करते थे, वहां से लेकर के आज मुख्यमंत्री के चेहरे तक की बात पहुंच चुकी है। तो कांग्रेस अब निश्चित तौर पे अपने हिस्से की राजनीति करना चाहती है। अब सबसे बड़ी बात है कि ये बात रुकेगी कहां। मान लेते हैं कि सीटों का बंटवारा कांग्रेस के अनुसार हो जाए, विधानसभा भी कांग्रेस के अनुसार तय हो जाए, उनके नेता वही रहे जो कांग्रेस चाहते हैं, तो क्या कांग्रेस मुख्यमंत्री के चेहरों को तेजस्वी के चेहरे को मुख्यमंत्री के रूप में मान लेगी? अगर नहीं मानेगी तो क्या होगा? क्योंकि आप देख लीजिए, कोई नेता कांग्रेस का बोलता है कि राजेश राम मुख्यमंत्री हो जाएंगे। अभी कई टीवी चैनल में, निजी चैनल में मैं पप्पू यादव को भी सुन रहा था, वो भी अपने आप को मुख्यमंत्री का चेहरा बता रहे थे। तो महागठबंधन में जो एक कांग्रेस के अंदर भी मुख्यमंत्री का चेहरा बताने की जो एक नई परंपरा शुरू हो गई है, ये कहां जाके रुकेगी और क्या होगा? नहीं, अगर वो कहां जाकर के रुकेगी राम बंधु बस जी, जो मैं जान पा रहा हूं और जो मुझे पता है, इंद्रभूषण जी बेहतर बताएंगे। दरअसल कांग्रेस इतनी कॉन्फिडेंट इसलिए दिख रही है जबकि कांग्रेस के पास अभी भी संगठन नहीं है, पर कांग्रेस को लग रहा है कि रविदास मेरा वोटर बन चुका है, दलित अब मेरे तरफ देख रहा है, मुसलमान मेरे तरफ देख रहा है। और अगर एक बार मुसलमान को हमने तोड़ लिया तो फिर ये क्षेत्रीय पार्टियां साइडलाइन हो जाएंगी, पुश टू द वॉल हो जाएंगी। और जैसे ही ये पुश टू द वॉल होंगी, कांग्रेस गेन करेगा।
और दरअसल ये लोग ये सोच रहे हैं कि हमारी असली लड़ाई तो 2029 में है, और यही बात पप्पू यादव कह भी रहे हैं। और दरअसल कांग्रेसियों के दिमाग में है भी कि अब मुसलमान पूरे देश में हमारी तरफ देख रहा है, और हम ओबीसी की बात कर रहे हैं। हम आगे बढ़ करके अगर मुसलमान हमारी तरफ आया, ओबीसी भी हम तोड़ लिए, तो फिर क्षेत्रीय दल की हमें जरूरत क्या है? और क्षेत्रीय दल अगर हमारी बात नहीं मानी तो उसको ज्यादा नुकसान होगा। अभी विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री तेजस्वी को बनना, हमको नहीं बनना। जरा आप सोचिए, इंद्रभूषण जी, मैं आपसे कह रहा हूं, दिल्ली में हरा दिया अरविंद केजरीवाल को, उसके बाद गुजरात में पूरे तरीके से आम आदमी पार्टी धाराशाही दिखाई पड़ती। अगर अरविंद यहां पर जीत चुके होते, आम आदमी पार्टी जीत चुकी होती, तो सोचिए गुजरात में कांग्रेस इतनी कॉन्फिडेंट दिखती क्या जितनी दिखाई पड़ रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि ये जो कांग्रेस के भीतर का कॉन्फिडेंस है, वही आरजेडी को बार बार डिफेंसिव बना रहा है। नहीं तो आरजेडी तो बिना कांग्रेस से पूछे ही तय कर देती थी उम्मीदवार कौन होगा, कौन मुख्यमंत्री होगा। इंद्रभूषण जी एक बार जरा फिर से मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस को लगता है कि भाई मुसलमान अब मेरा वोटर बन चुका है, दलित में भी रविदास मेरा वोटर बन चुका है, दलित हमारी तरफ देख रहा है, इसलिए अब हमारे पास प्लेटर में कुछ है। पहले की स्थिति नहीं है कि हमारे पास कोई वोटर नहीं था। अब हमने अगड़ा चेहरा भी उतार दिया, कन्हैया, जो कि लोगों को गोलबंद कर सकते हैं, खासतौर पर मुसलमान को गोलबंद कर सकते हैं, और कुछ हद तक अगड़ों में भी सेंधमारी कर सकते हैं। पर कांग्रेस पूरे तरीके से जातीय जनगणना की बात करके, मुसलमानों की बात करके, कांग्रेस ये जताने में लग गई है कि भाई ये वोटर कम से कम दलित और मुसलमान हमारे वोटर बन चुके हैं। और इसीलिए कांग्रेस को लगता है कि तेजस्वी जाएंगे कहाँ? अगर हमारे साथ नहीं आएंगे तो उनकी वही स्थिति होगी जैसे अरविंद केजरीवाल की दिल्ली में हुई थी। और अरविंद केजरीवाल को हराने के बाद यकीन मानिए कांग्रेस जितनी खुश थी, जैसे लग रहा था कि कांग्रेस की सरकार बन गई। और हमने कई लोगों से पूछा अभी, तो कांग्रेस के नेताओं ने कहा देखिए अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी नहीं आ रही होती तो गुजरात में आम आदमी पार्टी चहक रही होती। अभी गुजरात में आम आदमी पूरे तरीके से धाराशाही है, इसलिए बिहार के चुनाव में भी हमको कुछ नहीं खोना है, पाना आरजेडी को है। अगर आरजेडी हमारे तरीके से चली तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, हम गेन ही करने जा रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए आप इसको ऐसे आप देखिए, मैं मान रहा हूं कि फिर से जो मंडल का दौर था 90 वाला, जब बीजेपी को लगा कि अब मंडल एकदम चरम पे है और हम पीछे हो रहे हैं, तो उसने कमंडल, राहुल जी सब करके देख चुके हैं। उनको लग रहा है कि जो बीजेपी के हम आधार वोट को नहीं तोड़ पा रहे हैं, तो अब वो समाजवादियों का जो आधार वोट था, जो बिहार यूपी या जो समाजवादियों लोगों का जो था कि ओबीसी और अगड़ा पिछड़ा करके, तो उन्होंने बीजेपी के कार्ड में अब जो समाजवादियों का आधार वोट है या आधार नारा है, उसको उन्होंने ग्रैब कर लिया है। अब वो ओबीसी की बात करते हैं, वो जातीय जनगणना की बात करते हैं, वो आरक्षण की बात करते हैं। तो इसको ऐसे भी देखिए कि जब से राहुल ने समाजवादियों का नारा अडॉप्ट कर लिया है, तब से इन लोगों के लिए भी संकट है। बिहार में तेजस्वी के लिए, यूपी में मुलायम के पुत्र के लिए, इन सबके सामने संकट आ गया है। तो अब इन लोगों को भी लग रहा है कि कोई चारा नहीं। अगर राहुल गांधी ही लगातार ये बात करते रहेंगे, जातीय गणना, आरक्षण की सीमा को तोड़ना, तो फिर हम कहाँ जाएंगे? तो कांग्रेस ने बहुत तरीके से एक पूरे रणनीति के तहत उनको वहां पहुंचा दिया है कि उनको इनके साथ रहना ही पड़ेगा। अगर नहीं रहेंगे, जो आपने अभी कहा, जो हरियाणा में हुआ और जो फिर आपको दिल्ली में हुआ, नहीं रहेंगे तो फिर बिहार से तेजस्वी भी वॉश आउट हो जाएंगे, कांग्रेस उस जगह पे आ जाएगी। तो ऐसा कांग्रेस ने एक माहौल बना दिया है, और वो बना रही है कि 2029 के चुनाव तक फिर कमंडल और मंडल वाला स्थिति आए और मंडल का नेतृत्व कांग्रेस के हाथ में रहे। तो ये मजबूरी भी है, इन लोगों की मजबूरी भी है कि ये लोग अब कांग्रेस को छोड़ नहीं सकते हैं। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और आपको बता दें, आप हैरान हो जाएंगे, कर्नाटक में कांग्रेस लिंगायत और वोकालिंगा को डंप करने के मूड में आ गई। कांग्रेस चाहती है तेलंगाना मॉडल पे आप जातीय जनगणना करिए, और वो जो कुर्बा कम्युनिटी है,
मतलब सिद्धारमैया सीएम बने रहेंगे। आप डीके शिव कुमार का सपना ही रह जाएगा, क्योंकि लिंगायत और बोका लिंगा मिलके 25% नहीं हो पाते। आप ये जानिए, एकदम फुल फ्लेजेड ओबीसी पॉलिटिक्स, मुसलमान पॉलिटिक्स पर कांग्रेस उतर चुकी है। इंद्रभूषण जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जी, अभी जो अहमदाबाद में जो कांग्रेस का सम्मेलन हुआ, आप पता कर लें, 56 वक्ता बोले, उसमें 41 थे दलित और ओबीसी। तो ये कांग्रेस कहाँ जा रही है, आप इसको समझना पड़ेगा। कांग्रेस कैसे अखिलेश को हटा के राजेश को लाई है। तो ये पूरा सिस्टम एक कांग्रेस वो बना रही है कि आने वाले अगले लोकसभा चुनाव में पूरा मंडल का जो वो उसकी नेता राहुल गांधी रहे, चाहे आरक्षण का मसला हो, जातीय जनगणना का मसला हो, सब पर वो इतने एग्रेसिव हैं कि अब इन लोगों के सामने, ये क्षेत्रीय दलों के सामने संकट भी है। हिंदी बेल्ट में करेंगे क्या ये लोग? वो कांग्रेस इन लोग वहां पहुंचा रही है कि इन लोगों को कांग्रेस की बात माननी ही पड़ेगी, नहीं तो ये लोग वही आपकी तरह बिहार से तेजस्वी और यूपी से वो समाजवादी की स्थिति खराब हो जाएगी। तो ये आपको इसको समझना पड़ेगा कि जो अधिवेशन में 41 वक्ताओं को बुलवा रहा है ओबीसी से और दलित से, तो पार्टी कहाँ चली गई? पार्टी 360 डिग्री पर अब घूम चुकी है। नहीं, वो बात बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। डॉक्टर संजय भी हमारे साथ जोड़ रहे हैं। डॉक्टर संजय, राहुल गांधी अगर इस तरह की बात करेंगे जातीय जनगणना, और राहुल गांधी खुद क्या हैं ये तो सबको पता है। अखिलेश बात करते हैं तो समझ में आती है, लालू बात करते हैं तो बात समझ में आती है, पर राहुल गांधी होकर के वो कौन सा ब्राह्मण अपने को बताते थे, अगर इसकी बात करेंगे तो क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा क्या? क्योंकि 60 के दशक से अगर कांग्रेस का डाउनफॉल हुआ है तो उसमें तो ओबीसी की ही भूमिका रही है। समाजवादी पार्टी ओबीसी की मदद से ही कांग्रेस को हराती रही है या कमजोर करती रही है। ऐसे में राहुल गांधी अपने ट्रैक रिकॉर्ड से बिल्कुल उलट चल करके किस हद तक कामयाब होंगे? ठीक है, आप कर्नाटक में सिद्धारमैया ले आइए, चलिए आप कहिए कि भाई लिंगायत बोका लिंगा से अब बहुत मतलब नहीं है। लोग अंदर खाने कह रहे हैं कि डीके शिव कुमार अब कैसे सीएम होंगे, पर सवाल उठता है कि देश के स्तर पर एक ओबीसी के लिए बात करे तो बात समझ में आती है, पर क्या एक गांधी ब्राह्मण अगर बात करेगा तो क्या देश स्तर पर आपको लगता है कि व्यापक असर होगा? चूंकि ये तो कह चुके हैं कि 15% वोट की जरूरत हमें नहीं, भाई 15% वोट की जरूरत इनको नहीं है, तो 85% वोट से ही अगर ये सत्ता में आ जाते हैं तो इनकी बड़ी उपलब्धि होगी। और नेहरू जी, श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अगर ये 3 लोग कांग्रेसी थे या नहीं थे, इनके ट्रैक रिकॉर्ड को और इनके बयानों को देखिए। राहुल गांधी जी, अब जिसको कहते हैं कि कभी कभी एक कहावत है कि जो नए मुसलमान बनते हैं वो प्याज ज्यादा खाने लगते हैं, तो हो सकता है कि राहुल गांधी जी को कुछ ज्यादा ही जरूरत है। ओबीसी, दलित, मुस्लिम वही कर रहे हैं, वही रिकॉर्ड है इनका। तो देखते हैं इसके फलसफा, इसके परिणाम इनको क्या मिलते हैं। हालांकि जो क्षेत्रीय पार्टियां का तो आधार ही जाति होगी। अब कितने को ये साध पाएंगे, कितने को नहीं साध पाएंगे। अब बिहार की मैं बात बता रहा हूँ, ईबीसी में ही 113 जातियां, अभी किसको ये साधेंगे। दलित में 22 जातियां, किसको अध्यक्ष बनाएंगे और किनको हटाएंगे। पार्टी विचारधारा के स्तर पर चलती है, न कि जाति के स्तर। और राहुल गांधी तो इतनी जाति कर रहे हैं कि इतनी जाति तो क्षेत्रीय पार्टियां भी नहीं कर रही। अखिलेश यादव और बाद में लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव भी उतनी जाति नहीं कर रहे जितना जाति राहुल कर रहे हैं। अब तो है वो है नहीं है, लेकिन आरजेडी A to Z की बात करने लगी है, वो कटने लगी है जातीय ये पर कि हमको क्यों आप माई से जोड़ के देखते हैं, केवल मुस्लिम यादव से क्यों हमको आंकते हैं। लेकिन राहुल गांधी तो जिसको कहते हैं ना कि एकदम क्लाइमेक्स पर पहुंच करके बताना चाहते हैं कि अगर हमारे हिस्से में कोई चीजें आएंगी तो उसके लिए अधिकृत होंगे ओबीसी, उसके लिए अधिकृत होंगे दलित, उसके लिए अधिकृत होंगे मुस्लिम।
और कर्नाटका में तो इस प्रयोग को किया गया ना भाई। आरक्षण के मामले में तो कर्नाटका में जिस तरह से मुस्लिम को ओबीसी में डाल करके खेल खेला गया सबको पता है। आंध्र प्रदेश में हाई कोर्ट का इंटरफेयर हुआ तब जाके इनका मामला खुला। यहाँ तो कर्नाटका में तो ओबीसी ने जो आयोग है उसी ने इनको केस कर दिया, पोल खोल दिया। तो देखते हैं कि क्या क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएगी और बस जाति के सबसे बड़े लंबरदार, जाति के सबसे बड़े ठेकेदार राहुल गांधी बन जाएंगे और बन करके पूरे भारत ठीक है पर अभी जो बात जैसे तेजस्वी भी कह रहे हैं सकारात्मक बातचीत हुई है, पर सकारात्मक बातचीत क्या हुई? और राजेश राम कहते हैं कि 5 अलग अलग मीटिंग करेंगे, अलग अलग दल से करेंगे। अरे 2-3 बात ही है ना, उसके अलावा और क्या बात है? संजीव पांडे जी, सीएम का चेहरा कौन होगा, कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेगी, तेजस्वी यादव और पप्पू यादव को अकोमोडेट करिए, इसके अलावा मुख्य मुद्दा कुछ और है क्या? तो सवाल ये उठता है। मुझे नहीं लगता कि मुख्यमंत्री पद की कोई लड़ाई है और कांग्रेस यहाँ पे व्यवहारिक रणनीति अपनाएगी। जहां तक मुझे लगता है कि वो मुख्यमंत्री पद के लिए कोई टकराव नहीं लेगी और कांग्रेस मुख्यमंत्री बनाने की स्थिति में भी नहीं है। अब कांग्रेस इस स्थिति में भी नहीं है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की तरह वो चुनाव अकेले लड़के अगर कुछ दिखाना चाहती है तो निश्चित रूप से दिल्ली में जिस ढंग से कांग्रेस पे आरोप लगा कि भारतीय जनता पार्टी को पावर में लाने में इनकी भूमिका रही कांग्रेस के लोगों की, तो आरोप फिर बिहार में भी लगेगा। और तो तीसरी जो सबसे बड़ी बात है कि चाहे वो बिहार में लालू प्रसाद यादव हो, चाहे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल हो, इन दोनों ने कहीं कांग्रेस से सत्ता छीन ली थी। लालू प्रसाद यादव 1990 में जनता दल से तरफ से मुख्यमंत्री बने थे और कांग्रेस से सत्ता उन्होंने छीन ली थी और दिल्ली में शीला दीक्षित से सत्ता छीनी गई थी। तो सवाल यह है कि कांग्रेस को मजबूरी में उन्हीं लोगों से गठबंधन भी करना पड़ा जिन्होंने इनसे सत्ता छीनी। भाजपा को अगर छोड़ दे तो सारे राजनीतिक दलों से इन्होंने गठबंधन किया जिनके साथ इनके 1990 के दशक में 1980 के दशक में सीधा संघर्ष था। तो कांग्रेस के पास अभी कई फ्रंट पे लड़ना है। दिल्ली में नरेंद्र मोदी से लड़ाई लड़ रहे हैं, राज्यों में अगर वो अपने ढांचे से देखिए, कांग्रेस के ऊपर ये एलिगेशन तो लगा ही कि जब चुनाव के बाद इन्होंने इंडिया गठबंधन को डिफंक्ट करने की कोशिश कर रही और इंडिया गठबंधन के दूसरे दलों ने भी कांग्रेस पे कुछ तंज मारा। जिस ढंग से लालू प्रसाद यादव ने कहा कि ममता बनर्जी को लीडर बनाना चाहिए, जिस ढंग से और भी कुछ नेताओं ने लगातार, उद्धव ठाकरे ने भी सवाल उठाया, तो कांग्रेस के वर्किंग पे सवाल तो उठा है। तो कांग्रेस एक नई विचारधारा को लेकर अगर ओबीसी और दलित को लेकर चल रही है, देखिए उसमें कोई बुराई नहीं है। हर राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से, एक समय के हिसाब से गुणागणित लगाते रहती है कि हमारे पास ओबीसी वोट आ जाए, हमारे पास दलित वोट आए। लेकिन देखिए, कोई भी राजनीतिक दल सफल तब होती है इन सारे कैलकुलेशन में जब उसके पास एक सोशियो एंथ्रोपोलॉजी का बहुत बढ़िया स्टडी हो और राहुल गांधी के पास वैसी सूचना हो। क्योंकि जो ओबीसी पॉलिटिक्स की वो बात कर रहे हैं, दलित पॉलिटिक्स की वो बात कर रहे हैं, अगर वो बिहार के संदर्भ में भी कर रहे हैं तो उनको ये पता होना चाहिए कि ओबीसी पॉलिटिक्स ही अब एकजुट नहीं है। अगर ओबीसी पॉलिटिक्स से एकजुट होती तो नीतीश कुमार और लालू में टकराव कैसे होता? अगर दलित पॉलिटिक्स से एकजुट होती तो जीतन राम मांझी और चिराग पासवान में टकराव कैसे हो जाता? तो इस समय तो बेसिकली आप तो और छोड़िए, कोई आईपी गुप्ता साहब हैं, उन्होंने ताती तत्वा समाज की रैली कर दी, अति पिछड़ों की, और दलित स्टेटस मांग कर रहे हैं। तो ओबीसी और दलित पॉलिटिक्स को आप एक एकजुट परफॉर्मा में नहीं देख सकते कि ये जो दलित है या ओबीसी है एकजुट होकर वोट करेंगे। इनके अलग अलग पॉकेट बन चुके हैं, इनके अलग अलग लीडर हैं और ये इकट्ठे होकर वोट करेंगे। सेंट्रल इंडिया में और जो हिंदी पट्टी का जो और भी बेल्ट है जैसे बिहार है, वहां पे वोट इकट्ठा करेंगे और प्योर ओबीसी दलित की पॉलिटिक्स जो है वो कांग्रेस के साथ आ जाएगी, इस पे मुझे संदेह है। दूसरा, ओबीसी पॉलिटिक्स में बहुत बड़ी पैठ भाजपा की हो चुकी है, एक सच्चाई है। उत्तर प्रदेश में कुर्मी, बिहार में भी जो अति पिछड़ी जातियां हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व के विचारधारा से बह चुकी है। बिहार में, उत्तर प्रदेश में दलितों के एक बहुत छोटे से सेगमेंट में भी भाजपा ने पैठ बना ली है। दूसरा, कांग्रेस को हिस्ट्री देखना होगा। बिहार जैसे और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में दलित तो कांग्रेस के साथ रहा है, लेकिन पिछले 1947 से कांग्रेस के साथ नहीं रहे हैं। 1990 में अगर लालू प्रसाद यादव ने और दूसरे समाजवादियों ने अपदस्थ किया, तो उससे पहले भी अगर आप देखिए तो दमकिप्पा लोक दल को पिछड़ी जातियां और खास करके यादव जाति के लोग, ये दमकिप्पा लोक दल तमाम ऐसे थे जो चरण सिंह को कभी लीडर मान लेते थे, कभी राम मनोहर लोहिया के साथ चले जाते थे, कभी किसी के साथ चले जाते थे। तो ये पिछड़ी जातियां जो थी ये एंटी कांग्रेस माइंडसेट लेके चलती रही हैं 1980 के दशक में भी और उससे पहले भी।
तो मेरा मानना है कि जो ये पूरा का पूरा माइक्रो लेवल पे जब तक स्टडी कांग्रेस के पास नहीं होगी, ये बीजेपी के पास ऐसी स्टडी है कि कौन सी जाति को कहां पे किस तरीके से बांधना है और कैसे उनमें घुसपैठ करना है। ये कांग्रेस के पास ये चीज नहीं है और कांग्रेस को इसमें दिक्कत आई। देखिए दिक्कत आएगी, पर आपने कहा ना कि भाई व्यावहारिक तौर पर तेजस्वी को सीएम मानने में कोई दिक्कत नहीं है। सीएम उम्मीदवार तेजस्वी होंगे क्योंकि कांग्रेस ये जानती है कि तेजस्वी की पार्टी आरजेडी बड़ी पार्टी। तो रामबंधु बस जी यही तो बात है, कांग्रेस क्यों नहीं मान रही? और इसके एवज में दो ही बात चाह रही होगी ना कांग्रेस। और मेरी जानकारी में एक बात और है, दरअसल कांग्रेस को यह भी लगता है कि क्या तेजस्वी यादव सीबीआई और ईडी के प्रेशर में बीजेपी के विरोध की लड़ाई उतनी प्रमुखता से लड़ पाएंगे क्या? दरअसल अब कांग्रेस को अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, इन सब लोगों पर शक भी होने लगा, यहां तक कि ममता बनर्जी पर। इन लोगों को लगता, कांग्रेस को लगता कि ये लोग पीछे के दरवाजे से बीजेपी के हितैषी हैं और कांग्रेस को सत्ता में आने से रोकते हैं। सवाल ये उठता है कि अगर बिहार की राजनीति को हम देखें तो आरजेडी कांग्रेस एक दूसरे की मजबूरी है, दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी भी है, इसलिए दोनों अलायंस करेंगे। आरजेडी बड़ी पार्टी है तो तेजस्वी सीएम के उम्मीदवार होंगे, लेकिन कांग्रेस क्यों नहीं मान रही है? उसके बदले कांग्रेस को चाहिए क्या? तो मुझे तो मोटा मोटी दो तीन बात ही नजर आती है। पप्पू कन्हैया को एक्सेप्ट करिए, हमें रेस्पेक्टेबल सीट दीजिए, हमें अपना पिछलग्गू नहीं एक घटक दल समझिए और हमको स्वच्छंद रूप से राजनीति करने दीजिए, जैसे कि हम भी एक इंडिपेंडेंट नेशनल पार्टी हैं और हम बिहार में मजबूत होना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? जी, कांग्रेस ये एहसास करवाना चाहती है अपने सहयोगी दल को कि विधानसभा चुनाव में जो उनकी जीत होती है उसमें कांग्रेस की भी एक अहमियत है, कांग्रेस का भी एक भागीदारी होती है, चाहे वो अल्पसंख्यक मतों के बिखराव को रोकती है या फिर वो दलित मतों के बिखराव को रोकती है। यानी अगर आरजेडी जब भी जितना भी महागठबंधन का जो प्रदर्शन होता है वो अकेले आरजेडी का नहीं है, उसमें कांग्रेस की भागीदारी है और इसके बदले में कांग्रेस को मिलता है क्या? तो उसके उम्मीदवार चयन में भी आरजेडी की दखलंदाजी, विधानसभा क्षेत्रों के चयन में भी दखलंदाजी। तो और ये एहसास उसको इसलिए करवाना जरूरी है ताकि लोकसभा चुनाव में विधान जो छोटे उसके सहयोगी दल हैं वो उनको अपने अपने बड़े भाई की भूमिका में स्वीकार करें। देखिएगा कि जब भी ये राहुल गांधी को लोकसभा चुनाव में उनके कोई भी सहयोगी दल एक दिन के लिए भी प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में स्वीकार करने के तैयार नहीं हुए। इसका कारण तो यही था कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का जो प्रदर्शन होता है वो इस तरीके के होता है कि वो उनके घटक दलों के प्रदर्शन में ही छिप जाता है। तो असली लड़ाई ये बताना है कि राज्य में हमारी अहमियत है, सीटें चाहे जितनी भी हैं लेकिन हम हैं, इसीलिए वोटों का बिखराव नहीं होता है। और इसी के कारण वो अपने मनपसंद नेताओं को अब सक्रिय करना चाहती है, वो अपने मनचाही सीटें लेना चाहती हैं। जो 70 सीटों में तो 30 ऐसी सीटें कांग्रेस मानती है कि 30 ऐसी सीटें हैं जहां पे तो बीजेपी पहले से ताकतवर है, उसको हारने के लिए वो सीटें दी गई है। तो इस तरीके से वो अब चाहती है चुनाव लड़ना कि वो लगे कि उसकी हिस्सेदारी है। और ये असली लड़ाई तो लोकसभा चुनाव का है। अगर इसमें कोई भी देखिए, मुख्यमंत्री का चेहरा तो एक पॉइंट है, अगर मुख्यमंत्री को चेहरे पे तेजस्वी को लेकर के सहमति बन जाती है तो ये मान लेना चाहिए कि अब हर तरह की जो गुत्थी है वो सुलझ गई। लेकिन तो गुत्थी सुलझ गई तो इसका मतलब क्या समझा जाए इंद्रभूषण जी? गुत्थी 50 सीट पर सुलझेगी या 70 सीट पर सुलझेगी या 50-70 के बीच में सुलझेगी? गुत्थी पप्पू यादव और कन्हैया के एक्सेप्टेंस पर सुलझेगी और गुत्थी कांग्रेस की मनचाही सीट पर सुलझेगी, जो कांग्रेस बार बार कहती है कि 70 में आपने 45 सीटें दिया, वो ऐसी सीटें दिया जिस पर महागठबंधन हारती रही 4 बार। इंद्रभूषण जी, नहीं है कि वो पूरे बिहार में घूम सकें। लालू जी की वो स्थिति नहीं है कि लालू जी
किसी को दबाव बना के और कांग्रेस पर चढ़ के फिर बयानबाजी करके कांग्रेस नेतृत्व को डरा के अपना काम कर सकें। अभी राजद के नेता तेजस्वी यादव हैं। तेजस्वी यादव जी कई केस में फंसे हुए हैं। तो जो कांग्रेस है राजद के इसी सब कमियों का फायदा उठाते हुए इस बार 2-3 चीज क्लियर करना चाहती है। एक तो वो क्लियर करना चाहती है कि इस बार आप सीट तय नहीं करेंगे, सीट हम तय करेंगे। 60 मिले, 65 मिले, 55 मिले, 70 मिले, 50 से नीचे तो कांग्रेस तैयार नहीं होगी। 50 से 70 की भी सीटें मिलेगी, जो सीटें मिलेगी वो कांग्रेस तय करेगा, आप तय नहीं करेंगे। दूसरा, आपके कैंडिडेट कांग्रेस के सिंबल पर नहीं लड़ेंगे, हम अपना कैंडिडेट तय करेंगे। तीसरा, अभी इस बार वो स्थिति नहीं है कि आप एकदम समझिए कि आप हमको बाहर निकाल देंगे तो हम सड़क पे आ जाएंगे। इसलिए आप देखिए पिछले 1 महीने में कई केंद्रीय स्तर के कांग्रेस के नेता बिहार में घूम रहे हैं। सचिन पायलट से लेकर जितने नेता आ रहे हैं, यही दबाव है कि हम राजद पर आश्रित नहीं हैं। आप अगर अपनी शर्तों पे जाएंगे तो हम आपसे किनारा भी कर सकते हैं। तो किसी भी तरह ये पूरा दबाव बना के कांग्रेस इस बार 50 से 60 बढ़िया सीटें अपने शर्तों पे अपने कैंडिडेट के साथ लेंगे और इस ताकत का फायदा वो धीरे धीरे बढ़ा के 29 के चुनाव में आप जहाँ देखिएगा राजद से वो जिस तरह जदयू और भाजपा में बंटवारा होता है सीटों को लेकर, उसी तरह कांग्रेस आने वाले लोकसभा चुनाव में मूड में है कि मैं राजद से लोकसभा चुनाव में उसी बराबर के स्तर पर सीट का बंटवारा हो ताकि मुझे सीट जीतने से फायदा, ताकि दिल्ली में राहुल गांधी पीएम बन सके। खेला वहां है, पूरी तैयारी 2029 की, इसलिए कांग्रेस को मजबूत किया जा रहा है। अब पहला ऐसा हुआ कि कोई प्रभारी कोई अध्यक्ष पटना उतरा तो सीधे 10 नंबर नहीं गया। कुछ तो मैसेज है। राहुल गांधी, आप कुछ दिनों पहले तक राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठा रहे थे कि वो उनसे बढ़िया पीएम ममता बनर्जी है। आज ये स्थिति आ गई कि बैठक के बाद तेजस्वी ये भी नहीं कह पाए कि हम सीएम देश के रूप में कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया है। कुछ तो दबाव कांग्रेस का काम भी कर रहा है, आप देख भी रहे हैं। तो यही है, अभी फिलहाल वो लोग कांग्रेस राजद से दब के इस बार नहीं रहेगी, आप अपने शर्तों पे इस बार टिकट लेगी, उम्मीदवार लेगी और उसका पूरा फायदा 29 के चुनाव में उठाएगी। ठीक है, पर आप एक चीज ये भी बता दीजिए कि विधानसभा चुनाव में आप पप्पू और कन्हैया की भूमिका क्या देख रहे हैं? किस तरह की भूमिका? कन्हैया को तो पूरा कांग्रेस घुमा ही रही है, तो मैसेज दे चुकी है। कन्हैया के घर पर जब राहुल गांधी घूम लिए तब तो ये तो तेजस्वी को समझना चाहिए कि मैं कन्हैया की भूमिका क्या है। अभी जो लोग बताते हैं दिल्ली की, आप तो दिल्ली में रहते हैं, कि जो राहुल की जो किचन कैबिनेट है 10-20 नेता हैं उसमें कन्हैया भी हैं, तो कन्हैया के साथ कहाँ समझौता करना। पप्पू यादव को कांग्रेस में लाना टफ है, क्योंकि पप्पू यादव अगर कांग्रेस में आएंगे तो कांग्रेस पर चौतरफा हमला होगा। ठीक है, पप्पू यादव अपनी पत्नी को आगे करके कांग्रेस के साथ रहेंगे, घूमेंगे, ठीक है, लेकिन वो पप्पू की अहमियत रहेगी। लेकिन पप्पू कांग्रेस में आएंगे, हमको इसमें भी शक लगता है, वो संभव नहीं। आपको शक लगता है, लेकिन वही तो बता रहा हूं कि कांग्रेस अपना ओबीसी चेहरे के रूप में पप्पू को आगे करती हुई दिखी ना एआईसीसी की मीटिंग में। नहीं देखिए, मेरा मानना है कि कांग्रेस पप्पू का इस्तेमाल करती है तेजस्वी यादव को चिढ़ाने में, बस तेजस्वी यादव को चिढ़ाने के लिए कांग्रेस पप्पू के चेहरे का इस्तेमाल कर रही है पूरे तरीके से। नहीं, वो ठीक है, पर कब तक पप्पू यादव इस तरीके से इस्तेमाल भी तो होते नहीं रहेंगे ना डॉक्टर संजय कुमार। अगर तो पहली पप्पू यादव पूर्णिया के बाहर है कहाँ, वही कोसी में न है। इस्तेमाल होने में उनको तो फायदा ही है, दिक्कत कहाँ है? नहीं, ठीक है, इस्तेमाल होने में फायदा है, लेकिन एआईसीसी की मीटिंग में पहली पंक्ति में बैठना, पप्पू यादव द्वारा बार बार ये कहना कि भाई सीएम के चेहरे के लिए अभी थोड़ा धैर्य रखें, घमंड ना दिखाएं, इस तरह की बात करना और खुल करके एंटी तेजस्वी बात करना, ये बिना कांग्रेस जो चाह रही है वो सारा काम पप्पू यादव कर रहे हैं। तो भाई पप्पू यादव को साथ रखने में दिक्कत कहाँ है, परेशानी कहाँ है? चलिए, तो डॉक्टर संजय, हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि आपको लग रहा है 17 तारीख की मीटिंग में बहुत कुछ कंक्रीट निकल जाएगा, या आपको यह मामला फंसता हुआ दिख रहा है? आपको लग रहा है आरजेडी डिफेंसिव है? नहीं, आरजेडी को डिफेंसिव होना पड़ेगा। मैं तो बता रहा हूं कि वाम दलों की पार्टियां भी तेजस्वी यादव के चेहरे को लेकर के अभी अपने रुख को स्पष्ट नहीं किया। दूसरी चीज, मुकेश सहनी 60 सीट मांग रहे हैं, कांग्रेस 70 सीट की बात कर रही है,
दीपंकर भट्टाचार्य कह रहे हैं कि मेरा स्ट्राइक रेट देखिए, हमको 60 सीट चाहिए। तो सीट तो 243 ही है ना, आरजेडी कितना पर लड़ेगी? तो 17 के बाद भी 2-4 बैठकें होंगी, लेकिन ये लोग आपस में लड़ेंगे। और कांग्रेस जिस तरह से दबाव के मूड में है, ये मान के चल रही है कि हमारे पास खोने के लिए क्या है। अब 19 सीट से तो नीचे हम नहीं जा सकते हैं, तो कांग्रेस फिर एक बार हमें कमजोर सीटें दे देगी, या कांग्रेस हमें उसी सीटों पर अटका देगी 40 पर 45 पर। हम क्यों कांग्रेस के साथ गठबंधन में जाएंगे? तो अभी थोड़ा आगे पीछे चलेगा, पोस्टरिंग और पोजिशनिंग होगी, लेकिन गठबंधन होगा। लेकिन 17 में ही कोई परिणाम आ जाएगा ऐसा मुझे नहीं लगता। 17 को में परिणाम आएगा ऐसा आपको दिख नहीं रहा है। वही तो बड़ा इंटरेस्टिंग दिखाई पड़ रहा है कि आखिरकार तेजस्वी करेंगे क्या? वीआईपी पार्टी को संभालेंगे या वीआईपी पार्टी एनडीए में चली जाएगी? पशुपति पारस एक नया एंट्री है। फिर देखिए कई सारे छोटे मोटे दल भी एक्टिव दिखाई पड़ रहे हैं, रामबंधु वत्स जी। तो आप किस तरीके से फॉर्मेशन देख रहे हैं महागठबंधन का? देखिए, महागठबंधन में तो अभी आप देखिएगा कि बीएसपी से जो बात हो रही है, पारस गुट से बात हो रही है, ये आरजेडी इसकी अगुवाई कर रही है। तो कहीं ना कहीं उनके मन में कांग्रेस को लेकर जो शंका है, इसीलिए जो भी अभी जो पार्टी है जो अभी किसी गुट में नहीं है, जो एनडीए के करीब नहीं है, उन सबसे संवाद हो रहा है, लेकिन किसी के साथ कोई सीटों को लेकर के निर्णय आखिरी दौर तक पहुंचा नहीं है। तो ये जब तक कांग्रेस की गुत्थी नहीं सुलझती है, तब तक महागठबंधन को लेकर के कुछ भी कहना मुश्किल है। मैं तो अभी तक इस बात मैं इस बात को स्वीकार करने में मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है कि क्या कांग्रेस अब महागठबंधन में रह के ही लड़ेगी? कहीं क्योंकि वामपंथी पार्टियां, ये बात बिल्कुल सही है, संजय जी बोल रहे हैं, वामपंथी पार्टियां तेजस्वी को अब तक मुख्यमंत्री भी नहीं माने हैं। नहीं, वो कल मैंने कहा भी था, कल आप नहीं आए थे। दरअसल लेफ्ट के में भी ये आप नेताओं से बात करिए तो उनका मानना है कि तेजस्वी को चेहरा घोषित करने से इंडिया गठबंधन को नुकसान है, क्योंकि कई सारी ऐसी जातियां हैं जो एंटी यादव गोलबंद होती हैं। अगर तेजस्वी चेहरा होंगे तो हमारे वोटर्स भी आरजेडी को वोट नहीं दे पाएंगे, मतलब हम वोट ट्रांसफर नहीं करा पाएंगे। तो ये सिर्फ कांग्रेस राजनीतिक वजहों से विरोध कर रही है, पर लेफ्ट पार्टी वोट को देखते हुए विरोध कर रही है जी। और महागठबंधन में एक जंग कांग्रेस जीत चुकी है। वामपंथी पार्टी आरजेडी से ज्यादा कांग्रेस के करीब है। भले ही ये आरजेडी कहती है कि कांग्रेस से अच्छा प्रदर्शन वामपंथी पार्टियों का रहा है, हम उनको सीट ज्यादा देंगे, लेकिन वामपंथी पार्टी बीपीएससी का मुद्दा हो या बजट सत्र का विरोध हो या कोई भी मसला हो, वो कांग्रेस के साथ रही है। तो ये अभी तक वो चीजें सुलझी नहीं है। चलिए संजीव पांडे जी, आपको लग रहा है वीआईपी महागठबंधन में ही बनी रहेगी? ये क्वेश्चन इंद्रभूषण जी मैं आपसे भी पूछूंगा। संजीव पांडे जी पहले आप बता दीजिए, क्योंकि महागठबंधन में वीआईपी पार्टी को लेकर के बहुत शक है। तेजस्वी यादव या उनके आसपास के नेता मुकेश सहनी को लेकर के सशंकित हैं। उनको लग रहा है कि पता नहीं ये कब पाला बदलने, इनकी बात एनडीए से भी हो रही है। अनम्यूट करिए। ये जो छोटे दल होते हैं, इनके पास कोई आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट नहीं होता है, और ये किसी भी तरह के प्रेशर में इधर से उधर भागते रहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अभी भी आरजेडी के पास जो ट्रस्टेड एलाइज जो है, जो आफ्टर इलेक्शन भी जो कांग्रेस के साथ अगर वो आरजेडी के साथ चलेंगे, अगर सत्ता आ भी जाएगी आरजेडी के पास, तो कांग्रेस और वामपंथी ही हैं। और सरकार में सत्ता में आने के बाद भी सरकार को कंटिन्यू करना एक बड़ा मुश्किल काम होता है। और वैसे में सबसे ज्यादा जो सरकार का खेल बिगाड़ते हैं वो छोटे दल बिगाड़ते हैं। और उसमें ये जो आप जिनकी बात कर रहे हैं, चाहे सहनी साहब हो, चाहे कोई रामचंद्र पासवान हो, ये तुरंत 2 मिनट में सेंटर के दबाव में आके सरकार का साथ भी छोड़ सकते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं आरजेडी को सोचना पड़ेगा कि उसके साथ जो ट्रस्टेड एलाई है, या तो कांग्रेस है या वामपंथी है, क्योंकि दोनों आइडियोलॉजिकल लेवल पे बीजेपी के साथ कभी भी नहीं जा सकते और दिल्ली वालों के साथ कभी नहीं जा सकते। चलिए इंद्रभूषण जी एक सवाल यह है, वीआईपी पार्टी क्या करने वाली है? उसको लेकर के भी बहुत सवाल है, महागठबंधन के भीतर भी और एनडीए के भीतर भी। देखिए, बिहार में 3-4 जो नेता हैं, जैसे उपेंद्र कुशवाहा हैं, मुकेश सहनी हैं,
आपके उसमें आप चिराग को भी आप जोड़ सकते हैं, पारस हैं। इन लोगों का कोई नीति सिद्धांत थोड़ा ही है बहुत। जहां उनको उनके हिसाब से सीट मिलेगा, जहां उनको लगेगा कि अब हम सत्ता में आने वाले हैं तो कभी भी कहीं चले जाएंगे। उन लोगों से अब ये उम्मीद रखना है कि वो माले और राजद का जो गठबंधन है वो है पिछड़ावाद पर, वंचितों पर, एक वो पॉलिसी पे है। तो वैसे पॉलिसी पर सहनी थोड़ा ही हैं। अब सहनी जी को मान लीजिए कहीं ऑफर आ जाए कि चलो भैया उधर तुमको मंत्री बना देंगे तो चले आएंगे इधर, कौन सी बड़ी बात है। सहनी ने अपने फेस पे पार्टी को अपने पैसे पे खड़ा किया। जैसे अभी 2 दिन पहले पटना में एक सम्मेलन हुआ आईपी गुप्ता का, बहुत लोग आए। तो ये लोग व्यक्तिवादी लोग हैं। हम लोग इसको बिहार के शब्दों में गिरोह बोलते हैं कि सहनी गिरोह, कुशवाहा गिरोह, ये गिरोह के कमांडर है। जहां ये लोग अपना प्लान करेंगे चल देंगे। आशा मत रखिए उनसे कि वो साथ रहेंगे। नहीं, पर उनका एक्सपेक्टेशन क्या है, हम आपसे ये पूछ रहे हैं, क्योंकि हमारी जानकारी में महागठबंधन भी 10 से ज्यादा सीट देने को तैयार नहीं है। देखिए सीट तो बात की बात है। वो चाहते हैं कि तेजस्वी जी उनको बगल में बैठाएं और ये बोले कि अगला मेरी सरकार बनेगी तो हम मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनाएंगे। अब ये इसी आशा में वो घूम रहे हैं और कई मंचों पर तेजस्वी यादव मंच पे हैं और वो खुद अपने से कहते हैं कि मैं आने वाला महागठबंधन सरकार का डिप्टी सीएम हूँ। अब सोचिए, जो नेता खुद अपने आप को कह रहा है कि मैं डिप्टी सीएम हो गया हूँ या होने वाला हूँ, तो अब आप उम्मीद कर सकते हैं उसको सीट से क्या मतलब है। उसको अपने से अगर ढंग का माने उनका व्यवस्था हो जाएगा तो उधर भी निकल लेंगे, इधर भी निकल लेंगे। चलिए, अंदर की बात तो और भी बहुत कुछ है जो कि जी इस पर बोलना, उनकी बातें चल भी रही है। हाँ, तो इसलिए उस पर बोलना बहुत ठीक नहीं होगा। लेकिन ये किधर है इसको लेकर के न तेजस्वी को भरोसा है, न बीजेपी के बड़े नेताओं में ना किसी को नहीं, ये किधर है इसको लेकर के नहीं भरोसा। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। बहरहाल मीटिंग को लेकर के क्या हुआ, मीटिंग में क्या हुआ, तमाम बातें हमने आपसे की। और एक बात तो बहुत साफ है कि तेजस्वी यादव को कांग्रेस सीएम उम्मीदवार तभी डिक्लेयर करेगी जब उसके एवज में कांग्रेस जो चाहती है उसको पूरे तरीके से आरजेडी मान ले, और तभी तक ये खेल बातचीत का दौर चलता हुआ नजर आएगा। बहरहाल जिस तरीके से नेताओं की मीटिंग हुई है उससे एक बात तो समझ में आता है कि ये लोग साथ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब कांग्रेस परजीवी नहीं रहेगी, पैरासिटिक नहीं रहेगी। अब कांग्रेस सिम्बायोटिक रिलेशन चाहती है, सहजीवी संबंध चाहती है। कांग्रेस चाहती है घटक दल रहेंगे लेकिन अपनी शर्तों पर और सम्मानजनक स्थिति में रहेंगे। पर क्या आरजेडी इसको एक्सेप्ट करेगी? क्या तेजस्वी यादव लालू प्रसाद की तरह मैच्योर्ड पॉलिटिशियन है? क्या उस चीज़ को हैंडल कर लेंगे? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब आने वाले दिनों में हम आपको बताते रहेंगे। इंद्रभूषण जी, संजीव पांडे जी, रामबंधु बस जी और डॉक्टर संजय कुमार, बिहार की बात में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।